हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET के बारे में। CUET ये जो टर्म है CUET, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, सर ये CUET क्या है। इसके बारे में आज आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत ही कम से कम समय में। ध्यान से समझेंगे। एक जो हमारा NTA है, जैसा कि आप देखे होंगे जब इसका फॉर्म भरने के लिए इसका वेबसाइट को खोलेंगे देखेंगे तो NTA जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक टेस्ट कंडक्ट कराने का एक एजेंसी है। यानी जितना भी हमारे इंडिया लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट कराने का जो जिम्मेवारी है उस एजेंसी को मिला है। तो इसी एजेंसी को एक नया जिम्मेवारी मिला है जो है CUET। देखा जाए तो ये टर्म हमारे लिए नया नहीं है, ये टर्म जो है हमारे इंडिया में बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो लोकेटेड एरियाज हैं वहाँ पे ये हम लोग के लिए भी बिल्कुल नया टर्म आया हुआ है और सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। सर CUET क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसने ये एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी लिया है। और इस एग्जाम में सर मेनली क्या होगा, तो सबसे पहला बात है कि हम उसका फुल फॉर्म को समझते हैं। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन, C से होता है सर कॉमन हमारा, यानी कॉमन, U से होता है यूनिवर्सिटीज, कॉमन यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद है आपका E से इंट्रेंस, और उसके बाद T से आपका टेस्ट। यानी कि यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे। एक सवाल है कि सर किस तरह की यूनिवर्सिटी में हम इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, क्या ये टेस्ट देना जरूरी है। तो इस तरह के सारे सवाल का जवाब को हम देने वाले हैं। सबसे पहला बात है सर कि ये पहले नहीं होता था तो क्या होता था। जब पहले CUET नहीं था तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे कि आपके BHU हो गए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी DU है या JNU है या आपका जामिया यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में क्या होता था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। जैसे DU का अपना सारा सिस्टम होता था, उस सिस्टम के थ्रू आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और वहां आपको एडमिशन मिलता था। उसका अपना कट ऑफ होता था, अपना सिलेबस होता था, इस तरह से सारा कुछ होता था पहले से। जैसे आप लोग अभी सुने होंगे कुछ समय पहले सेम पैटर्न आया था BEd के लिए। पहले अलग अलग कॉलेजेस में BEd करने के लिए लोग अलग अलग सिस्टम से जाते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि सरकार जो है इसको एक अपने लेवल से, झारखंड सरकार अपने लेवल से एक टेस्ट कंडक्ट कराने लगा, एक एंट्रेंस एग्जाम लेने लगा, और उस एंट्रेंस के आधार पे जो भी आपका मेरिट आएगा, जो भी आपका मार्क्स आएगा, उस मार्क्स में आपका काउंसलिंग होगा। BEd से अगर और पहले जाएंगे आप तो आपको पता होगा 10th लेवल पे आप लोगों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया हुआ है। सर ये पॉलिटेक्निक एग्जाम क्या था, तो पॉलिटेक्निक जब एग्जाम दिए थे 10th लेवल पे तो क्या देखे थे कि वहां भी हम लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा, किसके हिसाब से, हमारे रैंक के हिसाब से। तो ये सारा वही बिल्कुल पैटर्न वही लाया गया है कि अब आपको अलग अलग, जैसे पॉलिटेक्निक में था कि आपको अलग अलग कॉलेज में जाना है, तो पहले के समय में AIEEE का एग्जाम होता था, आपको अलग अलग लेवल से एग्जाम देना होगा और अलग अलग कॉलेज मिलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक कॉमन एग्जाम दीजिए और आपके रैंक के आधार पे आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सेम पैटर्न यहाँ लाया गया CUET में। ये क्या कह रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटीज, यानी कि अब क्या है, एक ही एग्जाम होगा, एक ही एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है और आप उसके थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा और आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बात, CUET के बारे में कुछ और बात। तो अभी आपको हम बताने वाले हैं कि सर CUET हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है CUET हमारे लिए। ठीक है, तो CUET के बारे में आपको बता दें कि जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो पहले ऐसा था BHU में जाना है तो BHU का फॉर्म भरो, BHU का एंट्रेंस एग्जाम दो, उसका सिलेबस पढ़ो और उसके आधार पे आपका एडमिशन होता था। DU में जाना है तो उसका एग्जाम दो, मतलब अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए हमको 6 जगह जाना पड़ेगा, 6 एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, अलग अलग उसका फीस सबमिट करना पड़ेगा और बहुत सारा पैटर्न था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि CUET के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, ये जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इस CUET के अंदर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमारे पलामू का नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी रिसेंटली में, आज से कुछ दिन पहले, CUET के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड हो चुका है। यानी अगर हम NPU में पढ़ते हैं, अगर हमको नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है जिसके अंतर्गत टॉप कॉलेजेस आते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे GLA कॉलेज, आप लोग नाम सुने होंगे। हम ये जो है बेसिकली अपने पलामू के बच्चों के लिए बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने YSNM यानी कि विमेंस कॉलेज के बारे में सुना होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा JS कॉलेज के बारे में। सर अगर हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, तो अब जो है जैसे ही आप CUET के वेबसाइट को खोलेंगे
तो आपको वहां पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं सबसे पहले, यानी किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे किसी का BHU है तो आप BHU खोलेंगे, तो BHU में जितना भी कोर्सेज हैं, जैसे वहां जो भी कोर्स होता है, एग्रीकल्चर का कोर्स है, जो भी कोर्स है वो आपको दिखेगा, आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप NPU को सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी को बाहर नहीं जाना है, सर हमको NPU में ही एडमिशन लेना है, तो क्या करना होगा, आप CUET को जब खोलेंगे, वेबसाइट को खोलेंगे, आपको वहां पे जो है वो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अब आप वहां पे आएगा बहुत सारा, सर उस समय कॉलेज आपको नहीं दिखेगा, कॉलेज वहां आपको नहीं दिखेगा, वहां पे जो है आप इसके अंतर्गत होने वाले कोर्सेज को आप देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। जैसे बहुत सारा बच्चा होगा उसको एग्रीकल्चर करना होगा और NPU खोलेगा, तो NPU में अभी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहां पे एग्रीकल्चर शो ही नहीं करेगा। तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसको खोलेंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सभी महीना में जो हमारा टॉप यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग चलता है, उसका थोड़ा सिलेबस भी अपना अलग है। BHU का थोड़ा सा जो है सिलेबस अलग है, क्योंकि ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ये कुछ इस महीने में इन सभी यूनिवर्सिटी से थोड़े ऊपर हैं और उनका थोड़ा जो अपना है वो क्राइटेरिया बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब आता है कुछ और सवाल हम लोगों के दिमाग में कि सर मान लीजिए CUET का हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, 2 सब्जेक्ट लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, तो आप देखे होंगे आपके पास ऑप्शन होगा अप टू 3 का, उसके बाद है अप टू 5 का और है अप टू 7 का। सर ये क्या है, 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, मतलब ये किस तरह से क्या बताना चाह रहा है। देखिए समझना इस बात को, जैसे बोल रहा है 3 सब्जेक्ट का आपका शायद इसका फी जो है जनरल वालों के लिए 750 है और EWS वालों के लिए शायद 700, इस तरह का फी बनाया गया है, कुछ ऐसा है। इसमें है क्या, जैसे मान लीजिए आप जो NEP लागू हुआ था, एकदम आराम से बात को समझिए, हम आपको सारा बात समझाएंगे हम। NEP क्या था, तो आपको बताया गया था कि NEP जो है मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी था। इसके अंतर्गत जो है अब आपका ऑनर्स का सिस्टम खत्म हो गया था। जैसे बोलते हैं पहले मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, अब ऑनर्स का सिस्टम नहीं है। अब है कि आप मेजर सब्जेक्ट किसको ले रहे हैं और माइनर सब्जेक्ट किसको ले रहे हैं। मेजर मतलब कौन सा चीज को आप मेन पढ़ना चाहते हैं, किसको आप अपने आगे से क्लास 12 तक था, 10 तक था, आप सारा कुछ पढ़ रहे थे, 12th में आए तो सब्जेक्ट आप साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, चाहे आर्ट्स लेना है, उसमें भी आप साइंस चूज किए। अब साइंस में भी आपको फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, इस तरह से पढ़ना था। आगे बढ़ेंगे तो अब उसमें भी कैटेगरी आ जाएगा कि अगर आपको मैथ पढ़ना है, जैसे हमको मैथ अच्छा लगता है, तो मैथ ऑनर्स लेने के बाद आप मैथ्स में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप मैथ्स को अपना मेजर सब्जेक्ट बना के चल सकते हैं। उसके साथ साथ पहले तो था सब्सिडरी सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ में चलने वाला सब्जेक्ट है, तो अब सब्सिडरी को माइनर सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो आप जब सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आपको कौन सा ऑनर्स लेना है ये इस पर डिपेंड करता है। आपको मैथ्स लेना है, आपको इंग्लिश लेना है, आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना है, आपको कॉमर्स का लेना है, जो भी आप लेना है आप वहां से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का अलग अलग ऑप्शन साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट, आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट तक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जितना कम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आगे आपको हम बताने वाले हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है CUET का वो क्या होगा और इसके सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस का पैटर्न। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न पे। आपको बता दें इसका जो एग्जाम है वो कंप्लीटली CBT एग्जाम होने वाला है। सर CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होने वाला है। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी OMR शीट पे ऐसे गोल गोल नहीं घेरना, कुछ नहीं करना है, बैठना है और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे देना है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो जो हमारा एग्जाम ऑनलाइन होगा उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, जो एग्जाम का पैटर्न होगा किस हिसाब से, आपको बता दें कि ये जो है आपका बिल्कुल 3 कैटेगरी का एग्जाम, मतलब आपको 3 तरह से 3 टर्म का एग्जाम देना है। और ये 3 टर्म को आप अच्छे से समझेंगे, हम तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके सिलेबस को भी समझा रहे हैं, क्या क्या उसका सिलेबस है और सिलेबस आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है वो सिलेबस, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे अब, ठीक है। सर जो 3 मोड है कौन कौन सा हमारा, सबसे पहला हमारा है लैंग्वेज टेस्ट। जो हमारा एग्जाम होगा वो पहला है लैंग्वेज टेस्ट के फॉर्म में, यानी पहला एग्जाम लैंग्वेज टेस्ट का देना है। दूसरा आपका जो है वो है डोमेन, इसको बोलो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट बोलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। और तीसरा जो हमारा है लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट के बाद जो है वो हमारा जनरल टेस्ट होने वाला है, जनरल टेस्ट, ठीक है।
समझते हैं इसके सर क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसका फॉर्म भर लिए हैं, सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, अब सवाल आता है जो लैंग्वेज टेस्ट है वो क्या है। आपको बता दें कि मेनली अगर आप यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटीज जैसे DU BHU सब को छोड़ के, तो मेनली आपका जो है वो 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लैंग्वेज जो है वो अप्रॉक्स 30+ लैंग्वेजेस भी दिए हुए हैं, लेकिन 13 मेन लैंग्वेज है जिसमें आप जो है लैंग्वेज टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें भी 2 लैंग्वेज सबसे मेन है, वो है आपका इंग्लिश और हिंदी। मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करते हैं। आप दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट में जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में मिलने वाला है। इसका जो आप एग्जाम देंगे उसमें आपको जो है वो मेनली 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लैंग्वेज टेस्ट से आएगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपका जो मार्किंग होगा वो 40 क्वेश्चन पर ही होगा, आपको 50 क्वेश्चन टिक नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? आपका जो है वो 40 क्वेश्चन पे ही जो है वो आपका मेरिट बनाया जाएगा, इसमें आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो सर कैसे करेंगे हम? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन टिक करते जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा बनाते गए, जैसे ही आप इसमें 40 बना लेंगे आपका टेस्ट उतना ही पे खत्म हो जाएगा। आपके पास 40 के अलावा 41वां क्वेश्चन बनाने का समय आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मार्किंग क्राइटेरिया +5 मिलेगा एक सही आंसर पे और -1 मिलेगा एक गलत आंसर पे। अगर आप सही आंसर करते हैं तो +5 नंबर मिलेगा और गलत आंसर करने पे आपको जो है वो -1 मार्क्स मिलेगा। आगे बता दें इसके बारे में आपको हम कि ये जो टेस्ट आपका होगा, ठीक है, वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 और गुना 5 करेंगे तो 200 मार्क्स का टोटल हमारा ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो पहला टेस्ट हमारा होगा लैंग्वेज का टेस्ट। सर लैंग्वेज जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, तो इंग्लिश करेंगे तो आपको इंग्लिश टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे वोकेबलरीज हैं, बहुत सारे टर्म हैं। सर इसके सिलेबस को आप CUET के वेबसाइट पे सिलेबस भी दिया हुआ है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, तो आपको इंग्लिश का सिलेबस वहाँ पे दिख जाएगा, हिंदी का सिलेबस दिख जाएगा। तो जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस भी जो है वो CUET द्वारा दिया गया है, बताया गया है क्या क्या सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बात समझना है, आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पे आप पहले से उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा 12th लेवल तक ही क्वेश्चन रहेगा। 12th लेवल से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। सर आइए इसके बारे में बताइए, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में क्या है। इसमें तो लैंग्वेज का टेस्ट होगा, हिंदी लेंगे तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है, जो भी आप लेंगे। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में भी सर क्राइटेरिया बिल्कुल वही है, इसमें लगभग 27 डोमेन अवेलेबल रहेंगे, 27 डोमेन अवेलेबल रहेंगे। इसमें आपको समझना है सर, इसमें क्वेश्चन, इसका में जो मेनली क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया वो है आपके 12th लेवल पे, 12th लेवल के NCERT से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 12th लेवल के NCERT से क्वेश्चन, जैसे आपने केमिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट किया है तो केमिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टर्म्स है क्लास 12th में, उसमें कुछ बेसिक 11th के क्वेश्चन भी रह सकते हैं, 11th के टर्म उसमें रह सकते हैं साथ में, और उसी लेवल का आपको इसमें एग्जाम देना है। इसलिए कि सर 12th के बाद का कैसा होता है, 12th के बाद क्या होता है, नहीं 12th लेवल पे क्या होता है, 12th लेवल पे होने वाले टेस्ट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सेम पैटर्न पे, 50 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे, आपको यहाँ भी 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ भी मार्किंग इसको बिल्कुल सेम है, आपको एक सही पे +5 नंबर, एक गलत पे -1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम जो है वो टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। सिलेबस जो है CUET के वेबसाइट पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप ग्रेजुएशन करने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहला तो हम चाहेंगे कि आप अच्छे यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करें, DU को करें, BHU को करें। आप वहाँ देखिए बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे भी हैं जो चैनल्स हैं जो तैयारी इसका करवा रहे हैं और पिछले 3-4 महीने से तैयारी करवा रहे हैं इसका, बहुत सारी जगहों पे इसका तैयारी हो रहा है। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए बच्चे जो है बहुत पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और बहुत सारे बच्चे उसको क्रैक करके और अच्छी यूनिवर्सिटी में जा भी रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेफर करें अच्छी यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, और उसका टेस्ट देने का प्रयास करें और आप वहां पे एडमिशन लेंगे ताकि आपको अच्छे कोर्सेज वहां पे मिल पाएंगे। तीसरा जो बात आता है हमारा जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का क्वेश्चन क्या रहेगा सर? जनरल टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसमें आपको जनरल क्वेश्चन रहेगा, जैसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, जनरल मैथ से क्वेश्चन रहेगा, किस तरह का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, जो बेसिक क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, जिसको बोलते हैं ना जो बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है। हम लोग देखे हैं, जैसा कि कुछ रिजल्ट्स देख रहे थे, कुछ बच्चों का बताया जा रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे 400 नंबर में 380, 381 ऐसे मार्क्स ले आ रहे हैं। तो
तो बहुत इसका बहुत टफ टेस्ट नहीं होता, डरना नहीं है आपको कैसे होगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल। हाँ, एग्जाम जो है आपको 3 पेपर का देना है, मतलब 3 अलग अलग लेवल से एग्जाम देना है, ठीक है। और आप जो इसके हिसाब से टेस्ट देंगे। अब बात आता है सर कि हमको क्या ये पूरा, अच्छा इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं अभी। 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन ही इसमें अटेम्प्ट करने हैं, यानी अगर 50 अटेम्प्ट करें सेम प्लस 5 और -1 का क्राइटेरिया यहाँ भी मिलने वाला है, और ये 250 नंबर का एग्जाम होगा। अब सवाल ये है कि सर किस यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम है। दो यूनिवर्सिटी अपने अपने वेबसाइट पे अपना अलग अलग पैटर्न बताया है। किसी का कहना है कि हम डोमेन से 3 सब्जेक्ट को लेंगे, या 2 सब्जेक्ट को डोमेन से लेंगे, 1 को जनरल टेस्ट से लेंगे। मतलब आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो मार्किंग वो कैसे करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको किस बच्चे को लेना है। मेरा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस आधार पे बनेगा, यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग सिस्टम है सारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो वो अपने अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट को बनाएंगे, वो अपने हिसाब से समझेंगे। सर मान लीजिए हम BHU सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और BHU का एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए चले गए, टेस्ट भी दे दिए, और हमको लग रहा है कि नहीं हमको इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, कहीं और एडमिशन लेना है। तो ये बात को ध्यान देना है कि सबसे पहले आप समझ के और डिसाइड करके ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट को उसमें चूज करेंगे कि आपको कौन सा ऑनर्स लेना है, कौन सा चीज लेना है। क्योंकि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी ऑनर्स ले उसके बारे में वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले से आप जानते नहीं हैं। तो आपको जो भी टेस्ट देना है वो बेसिक 12th लेवल पे ही आपका टेस्ट होगा। अगर आप 12th बढ़िया से पढ़ लिए हैं, ढंग से देख लिए हैं, तो आपको इस टेस्ट में CUET के एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब एक सवाल है हमारा, कुछ बच्चों का सवाल भी है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझेंगे। सवाल ये है कि सर क्या जो हमारे लोकल बच्चे हैं, यहाँ पलामू के बच्चे हैं, NPU में एडमिशन लेने के लिए CUET का फॉर्म भरना कंपलसरी है। तो आप पेपर्स में भी देख रहे होंगे कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET भी इसके अंतर्गत जो है NPU रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अब सवाल है कि जो इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं बच्चे, तो आपको ये भी बता दें, हम जो मेरा कल का सवाल था कि इसका जो डेट है वो एक्सटेंड होकर 30 मार्च तक हो चुका है। यानी जो बच्चे 12 मार्च तक वेट कर रहे थे कि 12 मार्च तक फॉर्म भरना है, अब जो इसका एग्जाम 30 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रयास करें इसका फॉर्म भरें और यूनिवर्सिटीज को ट्राई करें। अगर NPU में एडमिशन लेना है, आपको बता दें हम, ये कोई जो भी हम बता रहे हैं ये कोई आधिकारिक मेरा कोई बात नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियल बात नहीं बता रहे हैं, एक अनऑफिशियल बात है, एक नॉर्मल बता रहे हैं आपको सिर्फ कि क्या है NPU के लिए सर क्या क्राइटेरिया है। अगर NPU जो है जैसा आप सब जानते हैं बहुत पिछड़ा जगह है, मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हमारे जो लोकेलिटीज़ हैं, हमारे जो बच्चे आते हैं बहुत गांव से बच्चे आते हैं, बहुत सुदूर इलाके से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के पास जैसे महुआ डांड सा इलाका है, वो बच्चों जो है अभी मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो ऑनलाइन फॉर्म को भर सके, इस CUET के सिस्टम को समझ सके। तो वो क्या बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो बच्चे भी पढ़ेंगे। तो NPU जो आगे चल के है इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा सिस्टम आ सकता है, जैसा आप बता रहे हैं आपको आ सकता है ऐसा कुछ। वो क्या है कि मान लीजिए हम सर फॉर्म नहीं भरे हैं, तो जब हम NPU के अंतर्गत जो चांसलर पोर्टल होता है, जो हमारा चांसलर पोर्टल होता है, यानी जिसमें हम फॉर्म को भरते हैं, जिसमें हम एडमिशन लेते हैं, NPU में अगर आपका एडमिशन लेना है तो चांसलर पोर्टल, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए सेम सिस्टम है, चांसलर पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। तो वहां को जब हम खोलेंगे एडमिशन लेने के, आपको ऑप्शन दिखेगा कि क्या आपने CUET एग्जाम दिया है, ये पहला रहेगा सवाल। 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास, और दूसरा है क्या आप सिर्फ 12th पास हैं, आपने CUET एग्जाम नहीं दिया है, 2 ऑप्शन रहेगा। अगर आपने CUET एग्जाम दिया है तो आप CUET को टिक करेंगे, वहां ऑप्शन आएगा कि CUET में आपका रैंक कितना है, रैंक के आधार पे आप भरेंगे और सीधे रैंक कितना है, कितना मार्क्स CUET में आपका आया है, उसके आधार पर आप एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन वैसा बच्चा जो CUET में एडमिशन नहीं लिया है, मतलब इनरोल नहीं किया, टेस्ट ही नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो क्या नहीं पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। वो जो है 12th का अपना मार्क्स डालेगा वहां पे कि 12th में मेरा कितना % मार्क्स आया है, और उसके बेसिस पे वो जो है चांसलर पोर्टल में इनरोल करके और एडमिशन ले सकता है। तो अगर हम CUET का फॉर्म नहीं भी भर पा रहे हैं, हम ऐसा कोई ऑफिशियल ये बात नहीं बता रहे हैं, आप इसको भरें, इसको कंपलसरी किया गया है अभी, लेकिन हम फर्दर बता रहे हैं ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। उन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन दिया जाएगा चांसलर पोर्टल में कि वो बच्चे जो है 12th के बेसिस पे कितना % मार्क्स लाए हैं, उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है, ऐसा परेशान नहीं होना है। बहुत सारे हमारे बच्चे इसको मैसेज कर रहे थे कि सर कैसे होगा, अगर हम CUET का फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो क्या हम NPU में नहीं पढ़ पाएंगे। आप NPU में पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को जो है वो इस चीज के चलते अभी, क्योंकि देखिए सिस्टम बिल्कुल नया आया हुआ है, अभी इसको सभी लोग समझ नहीं पाए हैं, अभी लोगों को समझने में समय लगेगा, इसको समझने में क्या है, कैसे करना है। और जैसा हम लोग अभी हम लोग का जो इलाका है वो बहुत डेवलप नहीं हो चुका है, बच्चे को बातों को समझने में सबसे पहले तो इसको टीचर्स को समझना होगा कि किस तरह से बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए, क्या करना है। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको हम 1 मिनट में सारा बात को रिकैप करवा देते हैं कि आखिर ये सर हुआ क्या।
तो NTA जो है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हमारा CUET का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जब हम इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ साथ जो है हमको जो एग्जाम देना होगा वो 3 अलग अलग लेवल्स में एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको हम समझाए हैं तीनों लेवल क्या क्या है। ये जो हमारा कंप्लीट एग्जाम होगा सर वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम को देने के बाद जो भी आप, तो ये जो NTA है जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसके अंतर्गत ये एग्जाम छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना है। CUET है, क्या होगा क्या होगा। आप कोई UPSC का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किए हैं, अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज या BHU जैसे यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाने का सपना है तो आपको उसके लेवल से, उसके सिलेबस के हिसाब से मेहनत करना होगा। सिलेबस कहाँ मिलेगा का जो आंसर है वो ये है कि सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। BHU का सिलेबस उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, DU का वहां मिल जाएगा। हाँ, जो नॉर्मल एग्जाम में भी ये जब कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज जो हैं बड़े बड़े, वो अपना अलग क्राइटेरिया रखे हैं। किसी का है कि हम पहले 2 पेपर से ही आपको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका जनरल टेस्ट छोड़ के आपका जो 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट था उससे और लैंग्वेज टेस्ट से, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था बीच में एक बच्चे का कि सर जो एग्जाम का पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो किस में लिखा रहेगा, हिंदी में कि इंग्लिश में रहेगा। आपको बता दें लैंग्वेज तो आपके लैंग्वेज में ही रहेगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो 2 है वो इंग्लिश में तो रहेगा ही, साथ में आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं। सर केमिस्ट्री सेलेक्ट करें तो केमिस्ट्री में आया क्वेश्चन, केमिस्ट्री कोई लैंग्वेज नहीं होता है, उसमें आपको हिंदी, अगर चेस किए हैं हिंदी में, बंगाली किए तो बंगाली में आएगा, असम के तो असमी में आएगा, यानी अलग अलग लैंग्वेज अगर आप सिलेक्ट किए हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश के साथ उस लैंग्वेज में भी आएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल फील होके और आप आराम से अपने एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ा टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं बनाना है आपको। CUET का एग्जाम जो है, जो भी फॉर्म भरा रहा है फॉर्म को भर लें, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाएं और प्रयास करें कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, अच्छे कोर्स को आप सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए सर हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट किए, एक बच्चे का कहना था सर अगर हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा एग्रीकल्चर में, हम तो 12th एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं सुने थे। मान लीजिए फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या पूछेगा। तो आपको बता दें एग्रीकल्चर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो है नॉर्मल सा सिलेबस भी बताया गया है, जिस यूनिवर्सिटी में है वहां पे का सिलेबस दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं बच्चों को, और उसके बारे में उन्होंने पूरा सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस बताया हुआ है। और बहुत सारे फ्री में ऐसे भी कोर्सेज भी चल रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे जो बच्चों को उसका तैयारी करवा रहे हैं। तो आप उसको अच्छा से सेलेक्ट करके समझ के सबसे पहले कंफर्म हो जाएं कौन सा सब्जेक्ट हमको चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि इस तरह के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना बहुत सारे बच्चों का है। लाखों बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं जो उस टेस्ट को देंगे। तो आप बिना तैयारी कर वहां पे चले जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप तैयार हो जाएं। हम ये बताने सिर्फ आए थे कि CUET का जो है वो बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, इसमें आपको बस नॉर्मल सा एक टेस्ट होगा, उस नॉर्मल से टेस्ट को आपको देने के बाद आपको रैंक मिलेगा, उस रैंक के आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा और यूनिवर्सिटी के आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में आपका काउंसलिंग होगा, मतलब रैंक के आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा, जो भी टॉप प्रायोरिटीज वाले कॉलेज होंगे, ठीक है, उसके वहां पे कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये था, हम आशा करते हैं कि आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी और होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, हम प्रयास करेंगे उसके हल को भी लेके आपके सामने आने का। धन्यवाद।